बाकी लोग सब छुट्टी मना रहा है क्या? पता नहीं। का हेल्थ ठीक है ना? क्या राहुल? देखो आज डाउट क्लास लेंगे, ठीक है? जो ये दिए थे आपको असाइनमेंट वगैरह, तो 2 असाइनमेंट का आज सारा क्वेश्चन डील करेंगे। उसके बाद एक और असाइनमेंट है जो आपको वापस से देंगे, ठीक है? उसके बाद फिर वो आपको करके जमा करना होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लोग आईडी पासवर्ड डाले हैं वापस से, बहुत लोग को अभी सब भूल गया आईडी पासवर्ड। बंटी, रोशन, चंदन। चलो देखें आगे। क्वेश्चन असाइनमेंट 1 निकालेंगे, उसका सारा क्वेश्चन आपको समझाएंगे, आंसर समझाएंगे, ठीक है? फिर असाइनमेंट 2 का आंसर समझाएंगे, और हर क्वेश्चंस के बाद मैं अनम्यूट करूंगा सबको, ठीक है? आपको वापस से जो डाउट हो पूछ लेना है।
स्क्रीन सबको दिख रहा है क्या? दिख रहा है तो यस लिखिए। स्क्रीन सबको दिख रहा है तो यस लिखिए। तो कई बार स्क्रीन गायब हो जाता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद वापस से मैं स्क्रीन बंद करूंगा और आपको क्वेश्चन रेज हैंड कर क्वेश्चन पूछते चले जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, कहने का मतलब है कि सॉलिड को सॉलिड बनाए रखने के लिए इन सब में से कौन सा चीज है जो उसके ज्यादा कारगर होगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर। सबसे पहला देखो, हाई टेम्परेचर कहने का मतलब होता है कि अगर मैं मॉलिक्यूल्स को ज्यादा हीट देना चालू कर दूं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, जिसके वजह से जो सॉलिड है वो सॉलिड में ना रह के लिक्विड या फिर आपका गैस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर एक ऐसी अवस्था है जिसमें मॉलिक्यूल्स शांत रहते हैं, कम एनर्जी होती है उसमें, और उसके वजह से आपका सॉलिड सॉलिड बना रहता है। तीसरा देर का हाई थर्मल एनर्जी। ठीक, और चौथा है वीक कोहेसिव फोर्स। तो ये हमारा जो लो टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर हमको बताएगा कि हमारा सॉलिड सॉलिड बना रहेगा। हाई थर्मल एनर्जी जो है वो हाई टेम्परेचर से रिलेटेड है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक, उसके बाद कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स होता क्या है? कोहेसिव फोर्स एक फोर्स है जो किसी भी मॉलिक्यूल को बांधे रखता है। ठीक, या किसी भी एलिमेंट, सॉरी, किसी भी मैटर को बांधे रखता है। अगर कोहेसिव फोर्स कमजोर हो गया तो उसके वजह से वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को पकड़ नहीं सकेंगे, जिसके वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन दे रखा है वीक कोहेसिव फोर्स। तो इन चारों में से सबसे सटीक हमारा लो टेम्परेचर होगा। देन सेकंड क्वेश्चन देखिए, which of the following is not a characteristic of crystalline solid। कहता क्या है, ये आपके पास चार प्रॉपर्टी हैं और चार में से क्रिस्टलाइन सॉलिड का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमको यहाँ ऑप्शन बी डायरेक्टली देखने को मिल रहा है, आइसोट्रोपिक नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपी होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये डायरेक्टली हमको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। Then question number 3, which of the following solid is not an electrical conductor। इसमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन नहीं है? तो सबसे पहला I2 और H2O। ठीक, I2 और H2O, ध्यान देने का क्या है कि I2 अगर हम ऊपर से नीचे ग्रुप में, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो हम हेलोजन ग्रुप में क्या दिखेंगे कि आयोडीन। आयोडीन एक बड़ा एलिमेंट है, इसका साइज बढ़ता चला जाएगा और साइज बढ़ने के वजह से क्या होगा, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड्स में कौन सा आएगा? तो वेंडर वॉल्स फोर्स। उसी तरीके से H2O में जो है, ये इसमें भी एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से, जिसके वजह से ये दोनों इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं होंगे। और आप H2O को ऐसे भी देख सकते हैं कि H2O सॉलिड स्टेट में आइस के फॉर्म में आ जाएगा, तो वो आइस आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होगा। ठीक, देखो मैंने यहाँ रीजन लिख रखा है चारों का। टी मैग्नीशियम आपका मेटल है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट, सॉरी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा। और TiO, ठीक, TiO इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर ऑक्सीजन निकल गया तो Ti के ऊपर 2+ इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होगा, आर्गन 3d2 4s0। अभी 3d2 का मतलब है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है डी सब शेल, डी सेल पे, ये दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे मूव करने के लिए, और ये जो स्ट्रक्चर बनाता है ये NaCl सॉल्ट का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी शो करेगा। तो हमारा जो इस क्वेश्चन में आंसर होगा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इन चारों में से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन नहीं है? तो हमारा आंसर होगा सी और डी। ऑप्शन में आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ ग्रेफाइट शोज एन आइसोट्रॉपी। तो ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं वापस से नोट्स में जो लेके जाऊंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रेफाइट एन आइसोट्रॉपी कैसे शो करेगा, ये बताइए। एन आइसोट्रॉपी का मतलब हो गया कि एक डिफरेंट डायरेक्शन में एक ही प्रॉपर्टीज के अलग अलग वैल्यूज मिलना। देखो ये ड्राइंग देखिए। इस ड्राइंग में एक चीज़ हम सबको पता है कि अगर एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड डज नॉट। ठीक है, तो हम एक ही रीजन देते थे कि ग्रेफाइट में एक बॉन्ड छुटा हुआ रहता है, मतलब एक उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहता है। ठीक है, ओके। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होता है। अब आप देखिए यहाँ पे एक कार्बन का 3 बॉन्ड बन रहा है, एक कार्बन हर जगह 3 बॉन्ड बना रहा है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। अभी वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, अपने आप को अरेंज करता है इस ऑर्डर में, इस लाइन में अरेंज कर लेता है, एक एक सीधी लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में। और जब इधर से इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं विथ हाई मैग्नीट्यूड, और इस डायरेक्शन में वो मैग्नीट्यूड कम देखने को मिलता है, और इस वजह से ग्रेफाइट जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में एन आइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी शो करता है। क्वेश्चन में क्या आंसर क्या लिखा है मैंने, ग्रेफाइट हैज one electron free along the plane which is parallel to the hexagonal surface. So during thermal and electrical conductivity the electrons get arranged parallelly. ठीक है, अभी आप सबका इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं वापस से। रेज हैंड कीजिए, मैं अनम्यूट करूंगा, फिर आप पूछ सकते हैं। इन 5 क्वेश्चन जो अभी मैंने बताए हैं, जो डील किए हैं, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उसके अगर कोई डाउट नहीं है तो नो लिखिए, मैं फिर सेकंड असाइनमेंट को डील करूंगा। ठीक है, किसी का डाउट नहीं है तो मैं सेकंड असाइनमेंट में चल रहा हूँ। देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, या वापस से जब पढ़ेंगे तो एक बार फिर से उसको रीडिंग करेंगे। ठीक है, स्पेशली जो जिसमें मैंने H2O लिखा था कि नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, वो वाला, और ग्रेफाइट वाला लास्ट क्वेश्चन, इसको आप एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे वापस से। ओके, अभी चलिए सेकंड असाइनमेंट देखते हैं। ये असाइनमेंट टू का सबसे पहला ऑप्शन, ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड हैविंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो सबसे पहला क्या दिया है मैंने, आयनिक सॉलिड, देन कोवेलेंट सॉलिड, देन वैन डर वाल्स क्रिस्टल्स, और उसके बाद मेटालिक
crystals. रोशन किसी ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे आवाज क्लियर हो। ये सबसे पहला ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है ये? ग्रेफाइट जो है बेसिकली कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल होता है, क्योंकि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है विथ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हमेशा ध्यान रखिए, कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसके वजह से ये कोवेलेंट सॉलिड में गिनती आएगा। Then second आपका silicon dioxide is an example of, silicon dioxide is also an example of covalent crystals, क्योंकि SiO2 दूसरे SiO2 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से ही जुड़ेगा। और एक बात आपको और बता दें, को SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, जस्ट लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट। SiO2 का एक बहुत बड़ा चेन बनता है। जैसे आप कार्बन का सॉरी डायमंड का आप देख लीजिए, जैसे डायमंड एक टेट्राहेड्रल शेप देता है, उसी प्रकार SiO2 भी एक टेट्राहेड्रल टाइप का शेप देता है, और उसके भी बहुत लंबे चेन्स बनते हैं। इस वजह से इसे कोवेलेंट क्रिस्टल्स में डाला गया है, एंड इसमें भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। देन तीसरा क्वेश्चन, crystals which are good conductors of heat and electricity are known as, crystals which are good conductors of heat and electricity, बेस्ट एग्जांपल है आपका मेटालिक क्रिस्टल। जो मेटल होगा वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों अच्छे तरीके से दिखाएगा, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ZnS इज, जिंक सल्फेट क्या है? ZnS जो है ये आपका एक FCC स्ट्रक्चर है, आयनिक क्रिस्टल है विथ हैविंग 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो मैंने आपको ये क्वेश्चंस के बारे में पढ़ाया नहीं है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का एक एग्जांपल है, ये आपको पढ़ाया नहीं है। जब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा दूंगा तो उस टाइम आपको ये वापस से समझाऊंगा, ठीक। नेक्स्ट चले आइए, विच इज और आर एमरफस सॉलिड्स, इन सब में से एमरफस सॉलिड्स कौन सा है? तो ऑल ऑफ दिस, ग्लास, प्लास्टिक्स, रबर, ये सब एमरफस सॉलिड है। क्यों? क्योंकि इन सब का कोई डेफिनिट स्ट्रक्चर नहीं होता है। ग्लास का भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, ग्लास का कोई शेप नहीं होता, प्लास्टिक्स का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता, रबर का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता, इसीलिए ये सभी आपके एमरफस सॉलिड्स में आएंगे। नेक्स्ट, सॉलिड CO2 इज एन एग्जांपल ऑफ, सॉलिड CO2 जो है वो बर्फ होता है, सॉलिड CO2 इज सॉलिड आइस। सॉलिड आइस, अगर सॉलिड CO2 है तो CO2 इज अ मॉलिक्यूल। अगर एक CO2 दूसरे CO2 से जुड़ा होगा तो जाहिर सी बात है वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा। एक और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है एक वीक फोर्स के द्वारा, जिसको हम कहते हैं वेंडर वाल्स फोर्स, ओके। अभी वेंडर वाल्स फोर्स है, मॉलिक्यूल है, तो ये जो एग्जाम्पल होगा वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का एग्जाम्पल होगा। क्यों? देखो यहाँ मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल है, ये CO2 इज ए मॉलिक्यूल, तो यहाँ हम कोवेलेंट क्रिस्टल नहीं कहेंगे, यहाँ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स कहेंगे। Molecular solids are the substances having molecules as constituent units having interparticle forces such as van der Waals force or hydrogen bond. Wax is an example of, wax किसका एग्जाम्पल है? तो wax जो है ये इसका जो रीजन होगा वो रीजन भी यहीं पे मैंने लिख रखा है, देखो आप, रीजन सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। Question number 8. In a crystal, the atoms are located at the position of dash potential energy. आपको एक बात पहले मैंने बताया है कि अगर किसी भी एलिमेंट को, किसी भी मैटर को, या किसी भी चीज को अगर स्टेबल रहना है या शांत रहना है तो उसकी एनर्जी एकदम मिनिमम होनी चाहिए, ठीक। या फिर मिनिमम होनी चाहिए या फिर एकदम नेग्लिजिबल होनी चाहिए। इस कंडीशन में क्या कहता है, इन ए क्रिस्टल द एटम्स आर लोकेटेड एट द पोजिशंस ऑफ
जीरो पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका जीरो पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, which crystals is expected to be soft and have low melting point। वापस इसका आंसर आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, और जिसका रीजन है, रीजन सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। वैन वाल्स फोर्स के वजह से मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कम होता है, और इस वजह से वो मॉलिक्यूल्स सॉफ्ट होते हैं एंड उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है। यहाँ लिख रखा है मैंने, रीजन सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 10, molecular crystals exist in all the states। Example, I2 crystalline state, S8 amorphous state, that is non crystalline state। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। ओके, डी इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स इन सभी में पाए जाते हैं। मैंने एग्जांपल लिख रखा है हर किसी का, I2 क्रिस्टलाइन स्टेट के लिए और S8 एमorphous और नॉन क्रिस्टलाइन दोनों के लिए लिख रखा है। देन क्वार्ट्ज इज एन एग्जांपल ऑफ, क्वार्ट्ज किसका एग्जांपल है, तो फ्रेमवर्क सिलिकेट, ये मैंने नोट्स में आपको दिया है। क्वार्ट्ज इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रेमवर्क सिलिकेट। रीजन क्या है इसका, इट इज ए कोवलेंट क्रिस्टल विद फ्रेमवर्क ऑफ सिलिकेट, दैट इज ए टेट्राहेड्रल डायमेंशनल नेटवर्क व्हेन all the four oxygen atoms of each SiO2 tetrahedron is shared। कहने का मतलब है कि जो क्वार्ट्स है उसमें SiO2 के जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल शेप में इस पूरे फ्रेम को बनाते हैं, इसीलिए इसको फ्रेमवर्क सिलिकेट कहा जाता है। Question number 12, the phenomenon in which polar crystals on heating produce electricity is called। ऑप्शन ए पायरो इलेक्ट्रिसिटी, ये भी मैंने नोट से दिया था। इट इज द डेफिनेशन ऑफ पायरो इलेक्ट्रिसिटी। ये डेफिनेशन है पायरो इलेक्ट्रिसिटी का। क्या कहते हैं, द फिनोमिनन इन विच पोलर क्रिस्टल्स कहने का मतलब है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे, वैसे होते हैं पोलर क्रिस्टल्स। ऑन हीटिंग प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज कॉल्ड सुडो सॉलिड। सुडो सॉलिड का एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाया है नोट्स में। ग्लास, substance that looks like solids but are actually not solid are called pseudo solids। glass is super cool liquid so it is known as pseudo solid। ठीक है, ग्लास का क्या काम है, ग्लास का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ग्लास जो खिड़कियों में लगता है, विंडो ग्लासेस जो होते हैं, वो ऊपर में पतला और नीचे से थोड़ा मोटा होता है। देने का रीजन क्या है कि व्हेन दीज आर, जब इसको काफी देर तक खड़ा करके छोड़ दिया जाए तो ये अपने ही वजन से नीचे गिरने लग जाते हैं। इस वजह से नीचे का हिस्सा मोटा और ऊपर का हिस्सा पतला दिया जाता है ताकि ऊपर वाला हिस्सा नीचे ना गिर सके, इसलिए इनको हम सुडो सॉलिड्स कहते हैं। ये सॉलिड्स की तरह दिखते हैं लेकिन होते नहीं। Question number 14. A solid with high thermal and electrical conductivity is known as, conductivity from the following is। इन चारों में से सबसे ज़्यादा थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका होगा, तो ऑफ कोर्स लिथियम का होगा। लिथियम का इसलिए क्योंकि लिथियम एक मेटल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट है, मेटल है। चूंकि अभी देखो आइस तो होगा नहीं, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए NaCl नहीं होगा, देन सिलिकॉन भी नहीं होगा। Question number 15. The pure crystalline substance on being heated gradually first forms a turbid liquid at constant temperature and still at higher temperature turbidity completely disappear। That behavior is the characteristic of substance forming। लिक्विड क्रिस्टल्स जो है ये थोड़ा अलग चीज है। अलग कैसे है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। लिक्विड क्रिस्टल जो है ये कई जगह यूज किया जाता है। जैसे आप सब देखिए, आपके जो टीवी के स्क्रीन होते हैं, अभी जो LCD स्क्रीन बनता है, तो अभी जो LCD स्क्रीन्स बनाए जाते हैं, वो स्क्रीन को अगर आप हल्का सा ऊपर से ऐसे प्रेस करेंगे
तो आपको एक लिक्विड जैसा कुछ फ्लो करता हुआ दिखेगा स्क्रीन पर, हल्का सा हल्का दबाओगे, ऐसा नहीं कि तोड़ देना सब टीवी वगैरह। मोबाइल पे नहीं, मोबाइल पे फील नहीं होगा, ठीक है? मोबाइल मत दबाइए, तोड़-ताड़ दोगे अपना मोबाइल। तो आपके घर का जो एलसीडी टीवी होगा, उस टीवी को अगर आप हल्का सा ऐसे प्रेस करोगे ना स्क्रीन को, तो आपको एक लिक्विड उधर से फ्लो होता हुआ दिखेगा। उस वैसा ही लिक्विड आपको फ्लो होता हुआ दिखेगा कैलकुलेटर में, ओके? कैलकुलेटर में आपको दिखेगा। उसके बाद बायोलॉजी टर्म में अगर लिया जाए, तो हमारे जो शरीर का सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिक्विड क्रिस्टल्स का होता है। लगता है क्या शिवनंदन ने दबाया क्या स्क्रीन? ठीक है, हमारे शरीर में जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन लिक्विड क्रिस्टल्स का बना होता है, ओके? उसके अलावा मैंने और एग्ज़ाम्पल लिख रखा है असाइनमेंट में। जैसे कैलकुलेटर स्क्रीन, एलसीडी स्क्रीन, उसके बाद टेलीस्कोप का लेंस, ये भी लिक्विड क्रिस्टल्स का बना होता है। लिक्विड क्रिस्टल जो है, ये एक तरह से लिक्विड और सॉलिड के बीच का हिस्सा है। इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को शो करता है लिक्विड क्रिस्टल्स। यहाँ जो टर्बिड टर्बिड लिक्विड लिखा गया है, टर्बिड का मतलब होता है थोड़ा गाढ़ा लिक्विड। आप देखो अपने ब्लड को, ब्लड कैसा थोड़ा जमा-जमा सा दिखता है हमेशा। वो उसी की वजह से दिखता है। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट क्रिस्टल्स शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर। एक फर्क दे जान लीजिए क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड का, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम काटते हैं, तो होता क्या है कि जब उसके सारे एटम्स, आयंस चाहे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से पूरे अच्छे तरीके से अरेंज होते हैं, तो इस अरेंजमेंट के वजह से उसको एक अच्छे ढंग से काटा जा सकता है। वो अगर कट किया जाए तो एक रेगुलर प्लेन में कटेगा। लेकिन अगर एमरफस सॉलिड को काटा जाए, तो उसके एटम्स जैसे तैसे अरेंज होने के वजह से वो हमको एक रेगुलर कट नहीं देता। इस वजह से इसका जो आंसर होगा दैट इज अरेंज्ड इन प्लेन्स। क्वेश्चन क्या कहता है? मैक्स जो क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं, वो अच्छा कटिंग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसके एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एक प्लेन में अरेंज है, इस वजह से। Question number 17. The ability of a substance to assume two or more crystalline structures is called polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म, ये डेफिनेशन है इसका, आप इसको नोट्स में लिख लेंगे। एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अज्यूम टू और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। कहने का मतलब है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एक से अधिक टाइप में जब एग्जिस्ट करता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करता है, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन molten state and melts at extremely high temperature. What type of solid it is? इट इज ए कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ध्यान रखिए, जो नेटवर्क सॉलिड होते हैं या कोवलेंट सॉलिड होते हैं, जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक? ग्रेफाइट एक्सेप्शनल केस है, ग्रेफाइट छोड़ दीजिए। जैसे डायमंड, डायमंड क्या करेगा? आपका एकदम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। इस वजह से हम कहेंगे कि डायमंड जो है वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। Question number 19. Ionic solids conduct electricity in molten state but not in solid state. मेरे ख्याल से इसका आंसर आप सबको पता है कि आयोनिक सॉलिड जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही NaCl को पानी में डाल दीजिए, तो वो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना चालू कर देता है, ठीक? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको हर किसी को पता है। Question number 20. What type of solids are electrical conductors, malleable and ductile? ये मेटालिक सॉलिड। असाइनमेंट 1 में इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे।
अभी किसी को डाउट है सेकंड असाइनमेंट से तो आप रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। सब लोग अपना वीडियो क्यों बंद कर रखे हो जी? अभी किसी को डाउट है सेकंड असाइनमेंट से, कोई भी क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया हो आप पूछ सकते हैं। जो घर में रह रह के ना सबका बाल वाल सब बढ़ गया हुआ, कोई बना तो पा नहीं रहे होंगे, तो मेरा हाल भी वैसा ही है। ठीक है, तो सब स्मार्ट ही दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई खराब दिख रहा है, तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चिढ़ाएगा नहीं आप लोग को। कोई डाउट है सेकंड असाइनमेंट में? किसी को भी अगर डाउट नहीं है तो नो लिखिए, फिर आपको थर्ड असाइनमेंट क्वेश्चन एक बार समझा देंगे, उसके बाद दे देंगे। देखो ये जो असाइनमेंट आपको दिए हैं, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, ये असाइनमेंट्स और आंसर मैं वापस से व्हाट्सएप में डाल दूंगा। आपको ढंग से अपने नोट्स में लिख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में खासकर पूछा जाता है। ये विपुल क्या लिखा? मेरा तो सब बाल ही ऊपर गया, कहीं गंजा हो गया क्या? चलो ठीक है, मैं फिर आपको थर्ड असाइनमेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन समझा दूंगा आपको, उसके बाद फिर देखेंगे आगे। सबसे पहला क्वेश्चन, वाई आर सॉलिड्स रिजिड? आपको बताना है कि सॉलिड हार्ड या रिजिड क्यों होता है। दूसरा, वाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम? सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड? इन सब में से एमरफस चाहे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आपको बताना है कि कौन सा एमरफस है, कौन सा क्रिस्टलाइन है। सिर्फ लिखना है कौन सा एमरफस है, कौन सा क्रिस्टलाइन, रीजन नहीं देना क्यों है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड ए सुपर कूल्ड लिक्विड? मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको असाइनमेंट 2 में ही मिल जाएगा। Then question number 5, refractive index of a solid is observed to have the same value along all directions. Comment on the nature of this solid. किसने हाथ उठा दिया बीच बीच में? स्क्रीन सबको दिख रहा है कि नहीं? हाँ शशिकांत, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा हो। किसी को नहीं? नहीं नहीं, और किसको नहीं दिख रहा है? और स्क्रीन किसको शो नहीं कर रहा सर। खाली शशिकांत को? और शो नहीं कर रहा है। नहीं दिखता। नहीं दिख रहा है? चलो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो इसका, तो मैं क्वेश्चन से समझा रहा था आपको, क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा वापस व्हाट्सएप पे। ओके, वो क्वेश्चन आपको आंसर वापस लिखना है। और हाँ, उसका आंसर व्हाट्सएप में नहीं डालना, फिर से मैं आंसर जब बना के कल के क्लास में वापस से आंसर आपको समझाऊंगा, तो आप सब आंसर से मैच कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेरे मोबाइल में फोटो वोटो डाउनलोड हो जाता है, सर एक एक करके दो दो पेज डाल देते हैं बस। तो आप आंसर लिख लेंगे, ऐसा नहीं कि आंसर छोड़ देना, आंसर लिख लेना, उसके बाद
आपको मैं आंसर अपलोड करूंगा और तब समझाऊंगा। ठीक, क्लास अभी बंद कर रहे हैं। और एक चीज और, परसों का जो क्लास होगा, परसों के क्लास के लिए परसों आपको सेकंड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पढ़ाएंगे। उसके लिए फर्स्ट और थर्ड लॉ जो आपको बता चुके हैं वो रिवीजन करना है। ये आपका कंपलसरी होमवर्क रहेगा परसों के लिए। ठीक है, तो आप कंपलसरी उसको करना है तो जाके सेकंड लॉ समझ में आएगा। सेकंड एक्चुअली देखो, जो आपको लॉज पढ़ा रहा हूँ, ये लॉज जो है आपके 12th के सिलेबस का नहीं, ये कंपटीशन का है। स्पेशली कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होगा, जो न्यूमेरिकल मैं आपको साथ में दे दूंगा, तो वो आपको फिर करना पड़ेगा। तब तक के लिए सेहतमंद रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए।